थैंक यू। मैं यहाँ पर मौजूद सारे मीडिया भाइयों को शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो अपना एक कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। 8 अक्टूबर 2001 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सिराजगंज एक जगह है, वहाँ एक घटना घटी और वो दबा दी गई। लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे मीडियाज़ ने और छोटे लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसको वायरल किया तो वो दुनिया की एक दर्दनाक घटना थी। एक अनिल चंद्र का परिवार था सिराजगंज में और उस पर एकाएकी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों ने हमला किया काफिर कहकर। और उनकी एक 14 साल की बेटी थी जिसका पूर्णिमा नाम था। उस 14 साल की बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और वो ऐसा दर्दनाक बलात्कार था। आप सोचिए, एक माँ के सामने 14 साल की बेटी के साथ में इस तरह की हैवानियत, और माँ ने जो उस वक्त चिल्लाकर दर्द भरी आवाज उन दरिंदों को दी, वो पेपर की कटिंग बना और वही सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये बहुत दर्दनाक अल्फाज थे एक माँ के लिए, अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए। और उस घटना ने बांग्लादेश सहित जहां जहां वो चीज वायरल हुई उसको झंझोड़ के रख दिया। और इस घटना का जिक्र तस्लीमा नसीम जी ने अपनी किताब लज्जा में भी किया है। और उस किताब की ही वजह से कट्टरपंथियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने तस्लीमा नसीम को बांग्लादेश में रहने नहीं दिया। वो अपनी जान बचाकर भागी, क्योंकि उस घटना का उन्हीं ने पूरा विवरण जो था वो अपनी किताब में किया था। हमारी फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उसमें से एक लड़की उसी परिवार की जो वहां से बच जाती है, वो हिंदुस्तान आती है ये मानते हुए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक ये सुरक्षित स्थान है। वो जाएगी और इस घटना के लिए यहाँ के देश के प्रधानमंत्री से मिलेगी और ह्यूमन राइट्स से मिलेगी और अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ में वो रोहिंग्यास जो वहाँ पर एक रोहिंग्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। और ये घुसपैठिए जो हमारे यहाँ आते हैं, ये पूरे देश में फैल जाते हैं, हमारे आपके बीच में फैल जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ जिहाद है, गजवाए हिंद है। ये अपने मकसद के तहत आते हैं। लेकिन खेद के साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल की हुकूमत जो उनके लिए भारत में घुसपैठ करने के रास्ते खोलती है और खाली रास्ते न खोलते हुए उनके लिए हिंदुस्तानी फर्जी आईडीज भी बनवाती है और आईडीज बनवाकर उनकी पहचान बनवाकर उनको देश में जगह जगह इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिल्म का। देखिए, इससे पहले भी हमने राम की जन्मभूमि बनाई, उसमें हमने अयोध्या के इशू को उठाया। और ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रोहिंग्या कट्टरपंथियों की उस साजिश को बेनकाब करती है।
उनकी घुसपैठ को हमने दिखाया है बगैर पश्चिम बंगाल की हुकूमत से डरे हुए, क्योंकि अगर रोहिंग्या की बात आएगी तो ममता बनर्जी की बात ज़रूर की जाएगी, क्योंकि मौजूदा हाल में इस वक्त ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की हुकूमत की सरबराह है। तो हमने बगैर डरे इस फिल्म में उन सारे पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाया है और किस तरह से उस लड़की की जर्नी है, कैसे रोहिंग्याज उसको परेशान करते हैं और बंगाल के हालात इस वक्त क्या है और पहले क्या थे और किस तरह बंगाल के हालात कभी अच्छे नहीं हुए। हमेशा से वहाँ आज जिहादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है पश्चिम बंगाल। वहाँ की मुख्यमंत्री के संरक्षण में, उनकी सपोर्ट से वहाँ बड़ी बड़ी आबादियाँ बसी हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक के चलते अगर पश्चिम बंगाल की हुकूमत पूरे देश को खतरे में डाल रही है तो इन सारी चीज़ों से पर्दा उठाना बेहद ज़रूरी था। इसलिए इस मिशन को हम लेकर आगे बढ़े। सनोज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है, इनकी रिसर्च है, क्योंकि हर जगह इनका जाना, सारी ह्यूमन राइट्स से सारे कलेक्शंस करना, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर जो हमारी फिल्म के हैं उन्हीं ने कबूल किया। और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं फाइनली, और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है। पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुसंख्यक है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने पर आमादा हो रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जुल्म, जाति भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है। हमारी फिल्म में जितने आर्टिस्ट ने कैरेक्टर निभाए हैं वो सारे कैरेक्टर अपने में अनमोल हैं। उन्हीं ने उस दर्द को समझा है और अपने कैरेक्टरों में उसको उभारने की कोशिश की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है। पूरा देश जानना चाहता है ममता बनर्जी की वोटों की राजनीति क्या है, जिसमें पूरा देश खतरे में कभी ना कभी पड़ सकता है। रोहिंग्या जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है और इस्लामिक जिहाद क्या है, इस पर से हमने बखूबी पर्दा उठाया है। मैं फिर आप लोगों का एक शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने एंकर साहब से कहता हूं कि वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू करें। शुक्रिया। पहली बात तो धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया, सबको बताया, मेरे बड़े भैया श्री वसीम रिजवी साहब, जिनके बारे में 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि मैं इनको यही मानता हूँ कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले इकलौते इंसान हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों, तमाम दबावों के बावजूद भी सच बोलना बंद नहीं किया। वो सच जो हर आदमी जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। दुनिया के इकलौते इंसान है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में। इन्होंने इतना त्याग किया है, इन्होंने इतना कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए और ख़ास तौर पर समाज के लिए। समाज किसी एक धर्म या विशेष जाति को लेकर नहीं कह सकते। समाज सबसे मिलकर बनता है और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किए अभी तक, चाहे फिल्म के माध्यम से रहा हो, चाहे सोशल सर्विसेज के माध्यम से रहा हो, वैसा कोई दूसरा इंसान अभी तक धरती पे नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी कि इंसान को धर्म के बजाय इंसानियत से पहचाना जाए, और जो धर्म काट देने में, मार देने में, खून कर देने वाली बात करता है, उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवालात उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम फिल्म पर आते हैं। खैर, ये तो मैंने रिजवी साहब के बारे में
चंद अल्फाज आपके सामने रखे। फिल्म की जो बातचीत रही उसमें हमारे लिए प्रेरणा भी भाई साहब ही थे। हमारी भाई साहब से बातचीत हुई और फिर चूँकि मैं पिछले 30-32 सालों से इंडस्ट्री में आप सब लोगों के बीच काम कर रहा हूँ और कई सारी फिल्में बनाई, सस्पेंस थ्रिलर, एक बंगले के अंदर जा रहे हैं लोग, मर रहे हैं बारी बारी से करके, ऐसी कई सारी फिल्में मैंने की। उसके बाद इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग उलझ गया। मुझे लगा ये तो भेड़ चाल है, इस भेड़ चाल से अलग निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे, कुछ देश के लिए, समाज के लिए। पैसा वही लगता है, संसाधन वही लगते हैं, चीज़ें वही लगती हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही भीड़ में खड़े हो जाने वाली होती हैं। जहाँ पर हर साल 12,000 फिल्में बनती हैं, उसमें एक आपकी भी रहती है। इस मकसद को लेकर और दूसरी बात ये कि कुछ सिनेमा के माध्यम से ही सही मैं समाज के लिए और देश के लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मैं गया हुआ था, सिलीगुड़ी फिल्म फेस्टिवल था, उसमें मुझे जज बतौर बुलाया गया था और वहाँ से फिर मुझे लोग घुमाने के लिए बॉर्डर साइड लेके गए और वहाँ के थोड़ा सिस्टम को मैंने समझा, कैसे लोग कहाँ से आना जाना होता है लोगों का। तो काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मुझे वहाँ हासिल हुई जो मैं सिर्फ मीडिया में रहकर या मुंबई में रहकर नहीं जान सकता था। और मैंने अपना आने का प्रोग्राम वहाँ कैंसिल कर दिया और मैं सिलीगुड़ी में रुक गया कई दिनों तक। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ समझी, जो कि बॉर्डर वहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर की दूर था। तो किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और बॉर्डर एरिया में कितने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है, उनको सरकार किस तरह से बसाती है वहाँ पर, क्या उनको सुविधाएँ दी जाती है, किस लिए रखा जाता है। आने से सबसे पहले उनको वोटर आईडी हाथ में थमाई जाती है ताकि वो सबसे पहले वोट दें, और किसको वोट दें आप सबको पता है। तो ये जो सिस्टम चला है एक, जब मैं कह रहा हूँ देश का बंटवारा हो गया, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, तो हमारी देश की जो जनता है उसका संसाधन हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर घुसपैठियों की, जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बर्मा में लोगों को मारकर, सैनिकों को मारकर भाग रहे लोग वहाँ से, वो हमारे यहाँ शरण लेते हैं और सरकार उनको प्रशय देती है, सुविधाएँ देती है। और उस बीच में जो एक आम इंसान है, आम नागरिक कैसे पिसता है, वो हमारी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के जरिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगंडा फिल्म है। जैसे लोग बोलते हैं प्रोपेगंडा पिक्चर एक और आ रही है, तो ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है। और अगर ये प्रोपोगंडा फिल्म है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी फिल्में ही हमेशा बननी चाहिए। अगर सच बोलने को प्रोपोगंडा कहा जाएगा तो ये प्रोपोगंडा चलता रहना चाहिए और ये प्रोपोगंडा हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने घरों में ऐशो आराम के लिए निकल जाते हैं, सड़कों पर कोई नहीं उतरता। तो ये एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए, जो हमारी टीम ने, सब ने मेहनत करके इसको आज रिलीज़ तक लेकर आए हैं। जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन में फिल्म रिलीज़ भी होगी, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। अगर ये फिल्म कल को सफल रहेगी तो मैं ज़रूर आपसे वो बातें शेयर करना चाहूँगा। फ़िलहाल अभी इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग, मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि फ़िल्म तो हमने बना दी है और फिल्म रिलीज़ होने के कगार पर आ गई है। 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है फिल्म। अब ये फिल्म जनता जनार्दन तक कैसे पहुँचती है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम, हमारी टीम ने अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी बेबाकी से किया है। इसके अलावा मेरे पास और अब शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत भावुक पल है। धन्यवाद भाई, सब कुछ बोला जाए के साथ आप इस इंडस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड बिकॉज कृष्णा अभिषेक, द वेरी वेल नोन कॉमेडियन फ्रॉम कपिल शर्मा शो, इज़ योर फैमिली, इज़ योर ब्रदर, और वो हमेशा से कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाना जाते हैं। और ऐसे में जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तो स्ट्रेट अवे वो फिल्म जो मच एंटिसिपेटेड फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके साथ आपने शुरुआत की। तो शेयर अबाउट योर जर्नी, कैरेक्टर एंड दिस स्टेप दैट यू हैव टेकन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ याजुर, जैसे अभिनंदन ने बताया, एंड हाई टू यू एंड एवरीवन फॉर द मीडिया फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच सनोज सर, वसीम सर फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस रोल। तो जैसे कि आप लोगों ने, अभिनंदन ने पूछा कि मेरे को ये फिल्म जब ऑफ़र हुई तो मेरा रिएक्शन क्या था, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं दिल्ली में अपनी स्टडीज़ कर रहा था। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, और अलॉन्ग साइड मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने 5 साल थिएटर करा है, श्री राम में, इंदु आर्ट, मंडी थिएटर में मैंने, मंडी हाउस में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स करे हैं। और साथ साथ मैंने अपना डांसिंग भी सीखा, मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा, मैं ब्लैक बेल्ट। तो क्योंकि देयर इज़ नो फिक्स बुक फॉर बिकमिंग एन एक्टर, तो मैंने सब कुछ करा ट्रेनिंग।
और देन आई केम टू मुंबई एंड आई गेव ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। सनोज सर मेरे को मिले और सनोज सर को भी मैंने ऑडिशन दिया था। तो उसके बाद जब मेरे को एक्चुअली जब मेरी फैमिली में है गोविंदा जी, कृष्णा, अच्छे एक्टर्स, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट मेरा जो जॉनर है वो हमेशा रियलिस्टिक क्यों रहा है, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड विद थिएटर। तो जब मैंने थिएटर किया तो मेरे को काफ़ी मेरे प्रेमचंद जी के प्लेस करे, बहुत सारे प्लेस करे, तो मेरे को हमेशा से रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ इंक्लिनेशन थी। तो ये फिल्म मेरी डेब्यू फिल्म है और एज़ पर माई लाइकिंग, तो आई गेस डेफिनेटली आई ऑप्टेड एंड सेड डेफिनेटली आई डू दिस फिल्म। क्या बात है याजुर, बहुत बेहतरीन जर्नी तुम्हारी रही है और बकायदा ऑडिशन देके आए हो। सनोज जी के मामले में मैं मान सकता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको ऑडिशन चाहिए, लुक फिट चाहिए, तो वही आप इस किरदार में आएंगे। मगर क्योंकि ये फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में रही है और ऐसा सब्जेक्ट है, द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड, दैट नीड्स टू बी सीन। कंट्रोवर्सी की बात की है, ऑफ कोर्स यू नो यू बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें गोविंदा साहब का नाम जुड़ा है, जिसमें कृष्णा अभिषेक का नाम जुड़ा है। तो ऐसे में बिकॉज यू नो यू एंटर द टेंसिल टाउन, बॉलीवुड टाउन, नेपोटिज्म को लेके बातें होती रही हैं, अब आप आए हैं तो आगे भी बातें होंगी। सो याजुर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो लाइक नेपोटिज्म के ऊपर मैं एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, सर ने ऑडिशन लिया, मेरे अभी पिछले 3 साल से मैं आई एम शूटिंग, ये मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ है, मेरे बहुत सारे गाने रिलीज़ हो चुके हैं और मेरी वेब सीरीज़ भी हो चुकी है। अब मेरी इस साल और 2 फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, और सब में आपको एक आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर कैरेक्टर इज़ द लीड। सो मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है, बिना ऑडिशन के लिए मेरे को किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे कोई काम नहीं मिला है, मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है। और रही बात नेपोटिज्म की, मतलब बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली मैं बचपन से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं शूट्स पे जाता था, मैंने लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिली है। वो होने के बाद भी मैंने सारी ट्रेनिंग इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है उसकी नेसेसिटी क्या है। अगर आपको इंडस्ट्री में एक बार काम मिल भी जाएगा, लेकिन ऑडियंस तो आपको कैमरे में मुझे परफॉर्म करना है। आई डोंट थिंक सो कि वो कृष्णा परफॉर्म करें या गोविंदा जी, मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी थी और मैंने पूरी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। तो आई गेस हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और बाकी ठीक है, थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि हाँ आपको नॉलेज रहती है, आपने शूट्स देखे हैं, तो यू आर कनेक्टेड, बस दैट इज़ द बेनिफिट विच आई गेट। एंड आई ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड आई गेस एवरी फैमिली सपोर्ट्स, मतलब घर फैमिली को कौन नहीं सपोर्ट करेगा। एब्सोल्युटली। और बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, काम मैंने अपने दम पे लिया है, ऑडिशंस दे के लिया है। ये चीज़ की तो मैं भी Well, hi everyone. Thank you so much for coming here. मेरा नाम अर्शन मेहता है एंड जब मेरे सामने सनोज सर, वसीम जी ये मूवी लेके आए थे, आई फ्रैंकली सेइंग वाज अ बिट नर्वस. आई डिडंट नो कि वेदर आई शुड डू दिस मूवी और नॉट. बट जब मैंने पूरी कहानी सुनी एंड मैं काफ़ी डिटेल में गई, मैंने पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑडियंस, जो दुनिया को पता होनी चाहिए. और एक एक्टर के सामने ऐसी स्टोरी आना इज़ वेरी रेयर. एंड मुझे काफ़ी खुशी हुई एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि सनोज सर और वसीम जी ने मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए चुना. एंड ये जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने इसको रियलिटी में ऑन ट्रू बेसिस में उसे दिखाया है मूवी में, आई थिंक वी ऑल वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे सामने ये मूवी आई. मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं पर ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, आना भी और करना भी. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई कुड गिव 100% जस्टिस टू इट. सो कुछ ऐसी चीज़ जो शूट के दौरान